प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शिव प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में मतदान होने हैं, वहीं पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को हो गई है और इसके बाद अब सभी राजनीतिक दलों में दूसरे चरण के लिए भागदौड़ देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के दौरान 21 फरवरी को अधिसूचना जारी करने के साथ ही 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई और इसके साथ ही उम्मीदवार 31 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को किया जाएगा और इस दौरान 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में 14 फरवरी यानी कि सोमवार का दिन जो है उस दिन वोटिंग होगी और इसमें 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर पहले चरण में जाट वोट महत्वपूर्ण थे तो दूसरे चरण में मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इकबाल अंसारी, ब्यूरो मुरादाबाद मंडल, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं लाइव। इकबाल, लगातार जिस तरीके से पहला चरण कंप्लीट हो गया है, अब दूसरे चरण की बारी है चुनाव की, तो दूसरे चरण को लेकर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जो यूपी चुनाव होने हैं, इसका पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पहले चरण में 58 सीटों पर यह मतदान हुआ है, जो कल 10 फरवरी को पूरा हो चुका है। अब आने वाली 14 फरवरी को ये उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण होने जा रहा है, जिसमें 55 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन ये मुरादाबाद मंडल की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद मंडल जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माना जाता है और उत्तर प्रदेश में इस बार माना जा रहा है कि जो ये चुनाव है तो सपा और भाजपा के बीच में चुनाव है, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं बसपा भी कहीं दिखाई दे रही है और कांग्रेस का भी वोट बैंक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माना जा रहा है किसी की भी सीट पर त्रिकोणीय चुनाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वैसे सपा और भाजपा के बीच में ये मेन चुनाव माना जा रहा है। इसमें जो दूसरे चरण का मतदान होना है, तो इसमें दूसरे चरण के मतदान में देखना होगा कि जो किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ते हैं, कि कौन इसमें किधर विजय होता है, किसको जनता पसंद करती है। लेकिन मुरादाबाद मंडल जो है भाजपा को इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इकबाल, 9 जिलों में चुनाव होना है, 55 सीटें हैं, लेकिन अगर पिछले 2017 का आंकड़ा निकाला जाए, 2017 की बात की जाए तो 2017 में यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी देखने को मिला था और ये अगर माना जाए तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी माना जा रहा है जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है। ये बताया जा रहा है कि 40 से 50% मुस्लिम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर 65% लोग मुस्लिम लोग रह रहे हैं। तो इस बार ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं ये सीटें। जी, हम आपको बता दे सकते हैं कि बीजेपी को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचने समुदाय भाजपा का वोट बैंक माना जाता था और भाजपा के साथ पूरा था, लेकिन इस बार इस विधानसभा चुनाव में जो है वो जाट वोट भाजपा से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माना जा रहा है कि जाट वोट के खिसकने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चला है, जिसमें 750 किसान जो है शहीद हुए हैं और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी उनको राहत देने की कोशिश नहीं की है और किसान लगातार बेहाल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान आंदोलन की वजह से किसान आंदोलन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन जो जाट समुदाय है तो जाट समुदाय इस बार जो है आरएलडी के साथ है और आरएलडी का जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ में हो चुका है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी नुकसान होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा
कि आखिर ये नुकसान हो पाते हैं या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है कि जाट समुदाय जो है वो 50% समाजवादी के साथ है और 50% भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिखाई देता है। जी, अगर इकबाल अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा की सादात जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर पिछले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ आए, कई स्टार प्रचारक इस सीट पर आए और अपने जो प्रत्याशी हैं उनको वोट देने की अपील भी की है। ये कितना कारगर यहाँ पर साबित होगा कि स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, ये क्या कारगर साबित हो पाएगा अमरोहा में? जी, अगर बात जनपद अमरोहा की जाए तो जनपद अमरोहा में 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में 2017 के चुनाव में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। और इस बार चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आज केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा पहुंचे थे और उन्हें धनौरा विधानसभा के राजीव सरारा जो पहले 2017 में विधायक बने थे उनके पक्ष में वोटों की अपील की है। पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अमरोहा की विधानसभा नौगावा सादात में पहुंचे थे। उनके नौगावा सादात से जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के वो देवेंद्र नागपाल है। देवेंद्र नागपाल के लिए उन्होंने वोटों की अपील की आ रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। कल को अमरोहा में जो है समाजवादी के तो जनपद अमरोहा की बात की जाए तो जनपद अमरोहा में बड़ा त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि नौगांव विधानसभा की बात की जाए तो नौगांव विधानसभा में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी या प्रत्याशी के लिए योगी आदित्यनाथ भी वोटों की अपील कर सकते हैं और दूसरी ओर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो है जाट समुदाय को टिकट दिया इस बार। तो जाट समुदाय में काफी रोष देखने मिल रहा है कि काफी लंबे समय के बाद जाट समुदाय को टिकट मिला है। तो जाट समुदाय और तीसरी ओर जो है बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम को टिकट दिया है। तो देखना माना जा रहा है कि नौगावा विधानसभा में त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिल सकता है। और त्रिकोणीय चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम होने के नाते उसको मुस्लिम का भी समर्थन मिल रहा है और बीएसपी का जो जाटा समाज है वो भी इसका समर्थन मिल रहा है। तो नौगांव विधानसभा में त्रिकोणीय चुनाव होने पूरे चांद से त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिलेगा। और धनौरा सीट की बात की जाए तो धनौरा सीट पर भी त्रिकोणीय चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक राजीव सरारा है, एक तरफ जो है एक मजबूत प्रत्याशी हड़ताल को उतार रहा है। तीसरी तरफ जो है समाजवादी गठबंधन का प्रत्याशी है मैदान में। अमरोहा में जो है बड़ा ही त्रिकोणीय चुनाव मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको पसंद करती है और किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजने का काम करती है। लेकिन इकबाल अगर बात की जाए पिछले 2017 की तो 2017 में बीजेपी को यहाँ से 38 सीटें मिली थी। 55 सीटों की जो हम बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को 15 और जबकि कांग्रेस को 2 सीटें और बीएसपी ने यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाया था। इस बार बीएसपी की क्या कुछ रणनीति है? इस बार बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी जो है उसका जाटा समाज का वोट को अपना वोट बैंक मानती है। लेकिन इस बार बीएसपी ने मुस्लिमों के ऊपर खास ध्यान दिया है। तो मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं बीएसपी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ब्राह्मण कार्ड खेला है। ब्राह्मण कार्ड भी जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज की ब्राह्मण जो वोट कटा है और कहीं ना कहीं वो बीएसपी और सपा के दोनों के बीच बच गया है। तो इस बार जो है तो जैसे 2019 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में यहाँ पे मुरादाबाद मंडल में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट लोकसभा की नहीं मिल पाई थी। तो पूरी सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मुरादाबाद मंडल जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और पश्चिम उत्तर प्रदेश बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जाट समुदाय माना जाता है। तो इस क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इकबाल, ये माना जा रहा है कि जो ये 55 सीटों पर चुनाव होने वाला है दूसरे चरण में, इसमें अगर कांग्रेस की बात की जाए और सपा रालोद की बात की जाए और साथ ही बीएसपी की बात की जाए तो इसमें ज्यादातर कैंडिडेट इनके मुस्लिम कैंडिडेट हैं।
तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है इन तीनों पार्टियों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है क्या दूसरे चरण के चुनाव में? हम आपको बता रहे थे दिल्ली के जिस तरीके से मुस्लिम समाज का वोट जो है कांग्रेस की तरफ भी काफी वोट बैंक बढ़ा है, और इधर समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को मुस्लिम समाज से वोट जा रहा है और बसपा को वोट जा रहा है। तो इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होता है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी वोट जो है वो 3 जगह बच जाएगा, और 3 जगह बचने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें जीत दर्ज करा पाएगी। ये अलग बात है कि कुछ विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को निशान उठाना पड़ेगा। इकबाल, एक सवाल और यहाँ पर, जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जारी किया गया और कांग्रेस की तरफ से भी जारी किया गया, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ जिस तरीके से बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना जारी किया है, इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद क्या कितना ये कारगर साबित होगा? सपा ने लागू किया है, जारी किया है, लेकिन इस घोषणा पत्र से कहीं न कहीं जनता में नाराजगी दिखाई देती है, क्योंकि जनता ये कह रही है कि 5 साल सरकार चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को, आम नागरिकों को, आम मजदूरों को जो एक जमीन के जवाब मजदूर है जो अपने रोजी रोटी 200-300 रुपये मजदूरी करके चलाता है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत आई है। तो अब जब 5 साल में सरकार जो है किसानों को या आम आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाई है, तो आने वाले समय में कैसे विश्वास करे जनता कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो इसका लाभ मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाएगा, और अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान हम नहीं करते हैं तो उसके ऊपर हम जो है बाकायदा ब्याज देंगे, और किसानों को जो है सिंचाई के लिए बिजली। अखिलेश यादव ने भी संकल्प पत्र जारी किया है, और उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 300 यूनिट बिजली फ्री दी देंगे। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है ये संकल्प पत्र में जारी ऐलान किया। लेकिन कहीं ना कहीं इकबाल, ठीक है इकबाल, आपको क्या लगता है जो गठबंधन है, गठबंधन ने भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया, इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी ने किसानों के कर्ज माफ की घोषणा कर दी, ये कितना कारगर साबित होगा? ये क्या वोटरों को लुभा पाएगा? ना इस वक्त जो है बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोटर जो है वो पूरा साइलेंट मोड में है, वोटर खुद के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वोटर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नाराज है, और समाजवादी ज्यादा सीटें जो है वो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ। अब जब नौगावा विधानसभा की तो नौगावा विधानसभा के में जो है जो बीएसपी का प्रत्याशी सादात टाटा, इससे लोग मुस्लिम समाज के लोग काफी उम्मीद जताए बैठे हैं, क्योंकि सादात टाटा अमरोहा जनपद की हसनपुर नगर पालिका चेयरमैन पति भी है, और उन्होंने काफी विकास किया है वहाँ पर। तो यहाँ के मतदाता ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हसनपुर नगर पालिका का विकास किया है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे विधायक चले जाते हैं तो काफी विकास यहाँ पर कराएंगे, ऐसी लोगों को मतदाता उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की काफी मजबूती में है, और समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रत्याशी वो भी काफी मजबूत देखा जा रहा है, तो यहाँ पर काफी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल। तो आपको बताते चले कि 9 जिले की ये 55 सीटें हैं जिन पर दूसरे चरण का चुनाव होगा 14 फरवरी को, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा आपको ये हम बता दे रहे हैं कि ये जो 55 सीटें हैं यहाँ ये मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, 40 से 50% बताई जा रही है, और इतना तक कहा गया है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 65% मुस्लिम आबादी है। अब मुसलमान वोट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसके पाले में जाएगा ये देखने वाली बात होगी, और इसका परिणाम
10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि किसके पाले में यहाँ की सीटें गई, किसके पाले में यहाँ के वोटर अंगूठा लगाते हैं 14 फरवरी को। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।